नमस्कार साथियों। अपन कक्षा 12 की भूगोल विषय की मानव भूगोल सिद्धांत जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर अपन कर रहे थे, जिसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रवास। प्रवास की अपन बात करें तो सामान्य शब्दों में अपन देखें प्रवास का अर्थ, तो प्रवास का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होने को या जाने को अपन क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। मतलब ए स्थान से बी स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, प्रवास के नाम से जाना जाता है। अर्थात व्यक्ति जब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे अपन प्रवास कहते हैं। और ये जो प्रवास की जो प्रक्रिया है वो विश्व भर में सामाजिक बदलाव की एक अहम शक्ति मानी जाती है। अर्थात विश्व में सभी प्रकार के जो सामाजिक बदलाव होते हैं वो केवल किसकी वजह से होते हैं, प्रवास की वजह से होते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक सभ्यता होती है, अपनी एक वेशभूषा होती है, अपना एक खान पान होता है। अगर अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे तो केवल अपन एक ही संस्कृति तक क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। लेकिन जब अपन एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की ओर प्रवासित होते हैं तो वहां की संस्कृति को भी अपन ग्रहण करते हैं। वहां का व्यक्ति अपनी संस्कृति में आता है तो अपन उसकी संस्कृति को भी ग्रहण करते हैं। इस तरीके से पूरे संसार में सामाजिक जो बदलाव हुआ है उसमें प्रवास की क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब बात करें आगे कि प्रवास जो है वो जन्म दर व मृत्यु दर के पश्चात जनसंख्या वृद्धि का तीसरा महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी कि जनसंख्या वृद्धि के तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इस द जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर के पश्चात प्रवास को तीसरा महत्वपूर्ण घटक माना गया है, क्योंकि बिना प्रवास के किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक होने में इस प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि शहरों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम होती है, लेकिन प्रवासीय लोगों द्वारा होने वाली वृद्धि ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नगरों में जनसंख्या बढ़ने का मूल रीजन क्या है, मूल कारण क्या है, प्रवास को माना जाता है। क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से या ग्रामीण क्षेत्रों से लोग कहां पहुंचते हैं, नगरों में पहुंचते हैं और नगरों की जनसंख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब बात करें कि प्रवास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि उद्गम स्थान। उद्गम स्थान का क्या अर्थ होता है कि प्रवास प्रक्रिया में वह स्थान जहां से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं उद्गम स्थल कहलाता है। समझ में आ गई क्या? जैसे कि अजमेर से जयपुर जाना। अब एक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति अजमेर से कहां जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में अजमेर उद्गम स्थान कहलाएगा और जयपुर क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान होगा। उद्गम मतलब जहां से व्यक्ति जा रहा है, गंतव्य जहां पर व्यक्ति पहुंच रहा है। समझ आ गया? अपन बात करें आगे गंतव्य स्थान की, तो प्रवाह प्रक्रिया में वह स्थान जहां पर लोग पहुंचते हैं क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान कहलाता है। जैसे अजमेर और जयपुर में अजमेर तो क्या हुआ, उद्गम स्थान, और जयपुर क्या हुआ, गंतव्य स्थान। समझ में आई क्या? मतलब ये सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि उद्गम स्थान क्या होता है या गंतव्य स्थान क्या होता है। प्रवास प्रक्रिया में वह स्थान जहां से व्यक्ति किसी दूसरे स्थान की ओर जाता है, तो जहां से व्यक्ति जा रहा है वो स्थान तो उद्गम स्थान, और जहां व्यक्ति पहुंच रहा है वो गंतव्य स्थान कहलाएगा। अपन बात करें आगे प्रवास के प्रकारों की, तो समय व स्थान के आधार पर, समय के आधार पर अपन प्रवास के प्रकार देखते हैं। तो प्रवसन दो प्रकार से अपने इसका गणना करते हैं, एक समय के आधार पर और एक स्थान के आधार पर। कि समय कि व्यक्ति वहां पर स्थायी रूप से रह रहा है या अस्थायी रूप से रह रहा है।
कि वहां पर परमानेंट बस गया है या अनुकूल परिस्थितियां होने पर व्यक्ति वापस आएगा। इस आधार पे प्रवास के अपन कितने प्रकार मानते हैं? 2 प्रकार होते हैं, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास की अपन बात करें तो जब व्यक्ति किसी स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बस जाता है या परमानेंटली वहीं बस जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्थायी प्रवास कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है यहां से अमेरिका गया और वहां पे दीर्घकालीन प्रवास का मतलब होता है कि यहां से व्यक्ति 5 साल के लिए गया, उसके बाद में कंपनी ने उसको 10 साल के लिए और वहीं रखने के लिए कहा, फिर 15 साल और रखने के लिए कहा, तो ये क्या हो गया? लंबा प्रवास हो गया। अब व्यक्ति 5 साल रहता है, 10 साल रहता है, तो व्यक्ति क्या करता है? उसके माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है और ढालने के बाद वो क्या करता है? वहीं अपना घर बना लेता है, वहीं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है, वहीं अपना व्यवसाय शुरू कर देता है। अब व्यक्ति वहीं का वहीं क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। तो वो प्रवास कौन सा हुआ? स्थायी प्रवास। जिससे कि आज शहरों में जनसंख्या बढ़ने का मूल रीजन क्या है? कि गांवों से लोग शहरों में कमाने के हिसाब से आते हैं, रोजगार के हिसाब से आते हैं, लेकिन जब वो शहरों में आते हैं, रोजगार जब उनको मिल जाता है तो वो रोज रोज आने जाने की झंझट से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर अपना घर बना लेते हैं, यहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, यहीं पर अपना व्यवसाय करते हैं, तो धीरे धीरे वो यहीं पर ही बस जाते हैं। तो वो कौन सा प्रवास हुआ? स्थायी प्रवास। जिसमें व्यक्ति लंबा जब प्रवास करता है तो वो लंबा प्रवास धीरे धीरे किस प्रवास में बदल जाता है? स्थायी प्रवास में बदल जाता है। नेक्स्ट होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास का मतलब होता है कि व्यक्ति जब किसी क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो व्यक्ति उन क्षेत्रों को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र की ओर चला जाता है, लेकिन उसको यह रहता है कि जब कभी इस क्षेत्र में वापस अनुकूल स्थितियां होगी तो मैं वापस यहां पर चला आऊंगा। जैसे कि किसी ए क्षेत्र में बाढ़ आ गई, साहब क्या आ गई? यहां पे बाढ़ आ गई या भूकंप की स्थितियां बन गई, तो व्यक्ति ए स्थान से क्या करता है? बी स्थान की ओर चला जाता है। अब इस व्यक्ति को पता है कि ए स्थान पर अभी रहने के लिए स्थितियां क्या नहीं है? प्रतिकूल नहीं है, तो ये व्यक्ति ए स्थान से कहां चला गया? बी स्थान की ओर। लेकिन जब कभी इस ए क्षेत्र में स्थितियां वापस क्या हो जाएगी? अनुकूल हो जाएगी, तो ये व्यक्ति बी से कहां चला आएगा? वापस ए स्थान की ओर चला आएगा। जैसे अभी आपको पता है यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, तो जो बहुत से शांति प्रिय लोग हैं वो यूक्रेन से कहां चले गए? यूरोप के देशों में शरणार्थी के रूप में चले गए। लेकिन जब कभी युद्ध बंद होगा और यूक्रेन में शांति आ जाएगी तो ये लोग वापस यूरोपीय देशों से कहां चले आएंगे? यूक्रेन में चले आएंगे। तो ये प्रवास कौन सा होगा? अस्थायी प्रवास। वह प्रवास जिसमें व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियां होने पर वापस आने को क्या रहता है? प्रवृत्त रहता है, तो उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। जैसे कि गांव से शहर की ओर प्रवास होना, नगर से गांव की ओर प्रवास करना, ये इसके मूल रूप से उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्थान के आधार पे प्रवास के प्रकार, एक होता है स्थानीय प्रवास और एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। स्थानीय प्रवास का मतलब हुआ कि एक देश के विभिन्न भागों में होने वाला प्रवास क्या कहलाता है? स्थानीय प्रवास कहलाता है। अब स्थान का मतलब हो सकता है कि ये जो स्थानीय प्रवास है इसके कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे जिले का प्रवास, एक जिले के विभिन्न भागों में होने वाला प्रवास, राज्यीय प्रवास, एक राज्य के विभिन्न भागों में होने वाला प्रवास, इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रवास अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास। लेकिन हो कहाँ रहा है? वो एक देश के भीतर ही हो रहा है, इस कारण से इसको क्या नाम दिया अपन ने? स्थानीय प्रवास। एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास। क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि एक ही व्यक्ति उद्गम स्थान व गंतव्य स्थान के आधार पर अप्रवासी और उत्प्रवासी हो सकता है।
मतलब एक व्यक्ति जहां से वो जा रहा है और जहां पहुंच रहा है, दोनों ही स्थितियों में उसकी स्थिति क्या होगी, अलग अलग होगी। अर्थात ए स्थान से व्यक्ति कहां चला जाएगा, बी स्थान पर जब जाता है तो ए स्थान पर उसे अलग नाम से और बी स्थान पर उसे अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे कि ए स्थान पर उसकी जो स्थिति होगी उससे मतलब जहां पे जा रहा है वहां पर आ रहा है, तो जहां पर पहुंचा है वहां पर उसे अप्रवासी, और जहां से वो जा रहा है उसे उत्प्रवासी के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब ए स्थान पर उसे उत्प्रवासी और बी स्थान पे उसे अप्रवासी। अर्थात अजमेर से कोई व्यक्ति जयपुर जा रहा है तो अजमेर में तो वो कहलाएगा उत्प्रवासी, और जयपुर में आ रहा है मतलब अप्रवासी। समझ में आ गई क्या? तो ये दो शब्दावलियां होती है। अप्रवास मतलब गंतव्य स्थान पर व्यक्ति को अप्रवासी के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंच रहा है उस स्थान पर उसे क्या कहेंगे अपन, अप्रवासी कहेंगे। उसी प्रकार से उद्गम स्थान पर व्यक्ति को किस नाम से, उत्प्रवासी के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान से व्यक्ति बाहर जाता है उस स्थान पर उसे उत्प्रवासी कहते हैं। जैसे अजमेर से व्यक्ति जयपुर जा रहा है तो अजमेर में तो उसे उत्प्रवासी और जयपुर में उसे अप्रवासी कहा जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस जो प्रवास होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के कारक होते हैं, एक प्रतिकर्षक कारक होते हैं और एक अपकर्षक कारक होते हैं। कि अप मतलब प्रतिकर्षक कारक जो व्यक्ति को वहां से जाने के लिए क्या करते हैं, धकेलते हैं, बाध्य करते हैं कि आप यहां से जाइए। और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को वहां पर आने के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं कि आप हमारे यहां पर आइए। तो व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनकी वजह से ही वो प्रवास करता है। अगर इस प्रकार की मजबूरी नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति प्रवास करना नहीं चाहेगा। जैसे कि सबसे पहले है बेरोजगारी। व्यक्ति किसके लिए भागता है, रोजगार के लिए। अपने को क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार मुझे जैसे कि मेरे गांव में मिल जाएगा, जैसे मुझे मेरे गांव में नौकरी करने का अवसर मिल जाए तो मैं मेरे गांव में रहूंगा, किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे यहां पर जैसे किशनगढ़ में आज बहुत से गांवों के आसपास के जो गांव हैं वो लोग कहां पर आते हैं, किशनगढ़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर रोजगार के जो साधन हैं वो उन लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि जो गांवों में बेरोजगारी है वो वहां से उनको क्या करती है, धकेलती कि आप यहां से जाइए। तो प्रतिकर्षक कारक वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को किसी स्थान से बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या उनको बाध्य करते हैं। जैसे कि बेरोजगारी होती है, रहन सहन की निम्न दशाएं वहां पर पाई जाती है। एक तो गांवों में बोलने का ढंग अलग होता है, शहरों में बोलने का ढंग अलग होता है। इसी प्रकार से राजनीतिक उपद्रव की स्थितियां, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। अर्थात उस स्थान को छोड़ने के लिए अपने को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक कारक कौन से हैं या प्रतिकर्षक कारक कौन से हैं। तो प्रतिकर्षक कारक तो कौन से हो गए, ये वाले, और अपकर्षक कारक कौन से हो गए, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि काम के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, रहन सहन की अच्छी दशाएं उपलब्ध होती है, शांति व स्थायित्व होता है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं? जैसे कि अपने कोई भी व्यक्ति एमबीबीएस करके डॉक्टर बनता है,
ठीक है, यहां पर भी उसको डॉक्टर की ही नौकरी लगनी है और अमेरिका में भी डॉक्टर की नौकरी लगनी है, लेकिन व्यक्ति भागता कहां पर है? अमेरिका में। क्यों भाई? यहां पर भी वही काम करना है, वहां पर भी वही काम करना है, लेकिन वो अमेरिका क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पे बेहतर अवसर उपलब्ध है, वहां पर रहन सहन की अच्छी दशाएं मौजूद है, वहां की जलवायु अच्छी है, वहां का हर तरीके का जो माहौल है वो अच्छा है। इस कारण से व्यक्ति यहां से कहां जाना चाहता है? अमेरिका जाना चाहता है। यहां पर अच्छी दशाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग कहां चले जाते हैं? अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में चले जाते हैं। तो कुछ कारक व्यक्ति को वहां से धक्का देते हैं और कुछ व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। जो खींचते हैं वो अपकर्षक कारक होते हैं, जो धक्का देते हैं वो प्रतिकर्षक कारक होते हैं। तो ये चीज आपको विशेष रूप से क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारक होते हैं या घटक होते हैं जो जनसंख्या वृद्धि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जन्म दर अपन ने कल पढ़ ली, मृत्यु दर का अपन ने अध्ययन कर लिया, और तीसरा था प्रवास, जिसका अपन ने अभी अध्ययन कर लिया है। इस द प्रवास में आपके जो मूल पर्सन बनने की जो संभावनाएं वो यही है कि उद्गम स्थान क्या होता है, गंतव्य स्थान क्या होता है, अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, अपकर्षक कारक और प्रतिकर्षक कारक कौन से हैं। ये 6 प्रश्न आपके जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से मेरे हिसाब से ज़्यादा इन पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया है तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या रही है कि प्रारंभिक समय से वर्तमान समय तक क्या जनसंख्या उसी दर से बढ़ी है जिस दर से वर्तमान में बढ़ रही है, या पहले जनसंख्या कम दर से बढ़ी है, बीच में ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि में किस तरीके से बदलाव आए हैं, इन चीजों का अपने को क्या करना है? इसमें अध्ययन करना है, और इनमें से आपके बहुत सारे प्रश्न बनने की क्या रहती है? संभावनाएं रहती है। जैसे कि अपने प्रारंभिक समय से वर्तमान तक जनसंख्या में आश्चर्यजनक ढंग से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। मतलब प्रारंभिक समय से वर्तमान तक अपन स्थितियों को देखें तो इस जनसंख्या में आश्चर्यजनक ढंग से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जैसे कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि के 2 महत्वपूर्ण काल माने जाते हैं। पहला है कृषि के विकास के साथ में, अर्थात आज से 10 से 12 हजार साल पहले जब पहली बार मानव ने कृषि का विकास किया, अर्थात आदिम जिंदगी को छोड़कर जब मानव ने पहली बार कृषि करना शुरू किया, उस समय जनसंख्या में एकदम से क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में जीने के लिए पोषणता की आवश्यकता पड़ती है। और पोषणता कब आएगी? जब स्थायित्व होगा व्यक्ति में। मतलब आदि मानव अब तक केवल घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने पेट को भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भटक रहा था। कभी उसको खाने के लिए मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। जब 3-4 दिन तक लगातार वो भूखा रहता था तो भूख से भी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। तो लेकिन जब मानव ने स्थायी रूप से रहकर कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे सभ्यताओं का भी विकास होता है और धीरे धीरे जनसंख्या में भी क्या होने लगती है? बढ़ोतरी होने लगती है। तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि के 2 महत्वपूर्ण काल रहे हैं। पहला है कृषि के विकास के साथ, तथा आज से 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व कृषि के विकास के साथ ही जनसंख्या में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। और ईसा के जन्म के समय या पहली शताब्दी में जनसंख्या लगभग कितनी थी? 25 से 30 करोड़ के समथिंग। अर्थात आज से अपन बात करें तो लगभग 2200 साल पहले, या अपन कहें तो लगभग 2100 साल पहले तक जनसंख्या मात्र कितनी थी? 25 से 30 करोड़ के समथिंग अपनी संपूर्ण विश्व की जनसंख्या मानी जाती थी। दूसरा जो काल है वो है औद्योगिक क्रांति का काल। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो 1779 ईस्वी में इंग्लैंड में
सूती वस्त्र उद्योग से किसकी प्रारंभ मानी जाती है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि जब मानव ने पहली बार हाथ को छोड़कर किसका प्रयोग किया? मशीनों का प्रयोग प्रारंभ किया। उस काल को अपन किस नाम से? औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। समझ में आई? तो अब औद्योगिक क्रांति के जब शुरुआत होती है तो व्यापार में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। जब व्यापार में वृद्धि होती है तो व्यक्ति को बेहतर सुख सुविधाएं मिलती है, और जब बेहतर सुख सुविधाएं मिलती है तो लोगों का रहन सहन अच्छा होता है। रहन सहन अच्छा होता है तो उसकी दैनिक जो जीवन होता है वो भी अच्छा हो जाता है। और जब व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है तो व्यक्ति का जो मूल जो काम रहता है वो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना होता है। और इसी के साथ ही जब पालन पोषण की समस्या नहीं होती है तो धीरे धीरे जनसंख्या में भी क्या होती है? बढ़ोतरी होती जाती है। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि के दो महत्वपूर्ण काल हैं, एक कृषि के विकास के साथ और दूसरा औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ। ये दो काल माने जाते हैं जब जनसंख्या में तीव्र गति से क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। अपन देखें तो 17वीं 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है उसके साथ ही व्यापार में वृद्धि होने से जनसंख्या में भी क्या होने लगती है? तीव्र गति से वृद्धि होने लग जाती है। अब देखो व्यापार में वृद्धि होने से क्या होता है? व्यापार में वृद्धि होने से क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति के पास, जैसे ए व्यक्ति है उसके पास किसी चीज की कमी है तो वो उसकी पूर्ति बी स्थान से कर लेगा। जैसे कि ए स्थान के पास अनाज की कमी है, कुपोषणता है, अच्छे फल फ्रूटों की कमी है, अच्छी दवाइयों की कमी है, अच्छी चिकित्सा की कमी है, तो अब भी अगर इसके पास यही कंडीशन रहेगी तो इस व्यक्ति की या इस ए जो क्षेत्र है इसकी स्थिति पिछड़ी हुई रहेगी। लेकिन ये इन्हीं चीजों को अगर बी क्षेत्र से ले लेता है तो क्या इसकी स्थिति में सुधार होगा क्या? नहीं होगा। वाजिब सी बात है। जैसे कि मुझे बुखार आ रहा है, मेरे पास गोली नहीं है, ठीक है, अगर मैं गोली नहीं लूंगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने इस द मेडिसिन की दवाई पे दुकान पे गया और वहां पे 5 रुपए देकर एक गोली खरीद ली और उसको लेके मैंने अपनी तबीयत ठीक कर ली, तो क्या मेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा क्या? यही क्या है? व्यापार है कि अपनी किसी चीज की पूर्ति दूसरे से करना। समझ में आ रहेगा? तो सीधी सी बात है कि ए स्थान जो है वो बी स्थान से कोई वस्तु ले लेता है जिसकी इसके पास कमी है, और इसके पास जो कमी है वो ए स्थान से ले लेता है। इस प्रकार से अपन देखें तो व्यापार होने से जिन क्षेत्रों में जिन चीजों की कमी थी उन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ ही क्या होता है? धीरे धीरे जनसंख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। समझे? तो ये दो काल थे, कृषि के विकास के साथ और दूसरा औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ। कृषि में क्या होने लगती है? जनसंख्या में एकदम से बढ़ोतरी होने लग जाती है। तो अपन बात करें कि 1750 के आसपास विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मात्र 55 करोड़ के समथिंग थी। अब विश्व के जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि को अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष का क्या लगा है? समय लगा। अब देखो ये फैक्ट चीजें हैं, ये तथ्य हैं जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपके सीधे सीधे यहीं से बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या को ये तथ्य जो है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। प्रश्न सीधे यहां से बनेंगे कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा है। अब ये चीजें देखो कोई समझाने वाली चीज नहीं है, ये क्या है? फैक्ट चीजें हैं जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। कि जैसे कि
प्रारंभिक समय से 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितने साल का समय लगा है? 10 लाख से भी अधिक वर्ष का समय लगा है। उसके बाद अपन बात करें, किंतु इसे 5 से 6 अरब होने में मात्र कितने साल का? 12 वर्ष का समय लगा। पर्सन यहां से बनते हैं सीधे कि मानव जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में कितने वर्ष का समय लगा है। फैक्ट चीज है सीधी सीधी। अब आपने अंदर से चीजें पढ़ी है तो आप सीधा इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। दूसरी, विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दुगना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या 2 गुना होने में बहुत कम समय लेती है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या दुगना होने में बहुत ज्यादा समय लेती है। जैसे कि भारत जैसे देशों में जनसंख्या दुगना होने में कम समय लिया है, जबकि अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया जैसों में जनसंख्या दुगनी होने में बहुत ज्यादा क्या ले रही है? समय ले रही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है, अपनी बहुत ज्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में और ज्यादा वृद्धि दर पाई जाती है, तो जनसंख्या दुगना होने में उनको और कम समय लगेगा। तो इस जनसंख्या के दुगना होने में भी क्या पाई जाती है? अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। इसी प्रकार से अपन बात करें कि विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। विकसित देशों में सीधी सी बात है, जनसंख्या दुगना होने में ज्यादा समय लेगी, और विकासशील देशों में दुगना होने में क्या होगा? कम समय लेंगे। क्यों? क्योंकि अपन अभी जनसंख्या वृद्धि क्या कर रहे हैं? तीव्र गति से कर रहे हैं। अपन अभी इतने पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं। दूसरी चीज अपन बात करें कि जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील देशों में ही हो रही है। जहां जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है, ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। उसके पश्चात अपन देखें जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक स्वरूप। देखो ये सीधे फैक्ट चीजें हैं आपके, यहां से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो 1 करोड़ होने में कितना समय लगा है। दूसरा चीज है कि 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा है। तीसरा, विकसित देशों और विकासशील देशों में किन क्षेत्रों में जनसंख्या दुगना होने में कम समय ले रही है? विकासशील देश अधिक समय ले रही है विकसित देशों में। समझ में आ रही है? तो यहीं से आपके कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विश्व के कौन से देशों में हो रही है? तो विकासशील देशों में। ये चीजें आपके फैक्ट चीजें हैं। इसी प्रकार विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि क्या है? कम है। कौन से देशों में? विकसित देशों में। जनसंख्या वृद्धि दर और आर्थिक विकास में क्या पाया जाता है? ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। क्यों? जनसंख्या वृद्धि अधिक है और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध क्यों होगा? जैसे कि एक घर में 5 व्यक्ति है और एक कमाने वाला है, ठीक है। और एक घर में 5, जैसे यहां पे 5 व्यक्ति हैं और एक घर है जिसमें 15 व्यक्ति हैं और एक कमाने वाला है। समझ में आ रही है? अब जैसे कि इसकी 50,000 तनख्वाह है और इसकी भी 50,000 तनख्वाह है, ठीक है। इसको केवल अपने घर खर्च को चलाने में महीने का 20,000 रुपया खर्च हो रहा है। कितने लोगों को? 5 लोगों को पालने में। कितना बच रहा है इसके पास में? 30,000। लेकिन वही खर्चा इसके पास होगा, इसके पास 15 व्यक्ति है, तो इसका खर्चा कितना होगा? लगभग 60,000। कितना खर्चा होगा? 60,000। 50 से 60,000 के समथिंग इसका खर्चा होगा। क्या ये विकास कर पाएगा? क्या कभी ये आगे बढ़ पाएगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इससे तो इसके खर्चे ही नहीं चलेंगे। तो यही बात इसने कही है कि जहां जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है
वहां पे आर्थिक विकास क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहां पे जनसंख्या वृद्धि कम है तो विकास क्या है, ज्यादा है। अभी 30,000 रुपए से क्या विकास नहीं कर सकता क्या? ये अच्छा प्लॉट खरीद सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ले सकता है, अच्छी जगह घूमने जा सकता है, अच्छी जीवन जी सकता है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं जी सकता है। तो इसी वजह से विकसित देशों में ये स्थिति है और विकासशील और अविकसित देशों में ये स्थिति है। समझ में आ गई क्या? तो आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये कुछ काल हैं जनसंख्या वृद्धि के कि 10,000 ईसा पूर्व तक अपनी कुल जनसंख्या कितनी थी, मात्र 50 लाख। ये पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न बनेंगे आपके सीधे। 1650 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी, 50 करोड़, बताइए मैंने आपको। इसी प्रकार से 1804 ईस्वी में कितनी हुई, 100 करोड़। 1927 में 200 करोड़, 1974 में 400 करोड़ और 2025 में लगभग 800 करोड़ होने का क्या है, अनुमान लगाया गया है। अब दूसरी चीज प्रश्न यहां से बनेगा कि 50 करोड़ अर्थात जनसंख्या को 50 करोड़ होने में कितना समय लगा है, 1500 सालों का समय लगा है। ठीक है, आपको मैंने बताया था यहां पे लगभग ईसा के जन्म के समय लगभग 25 करोड़ के समथिंग जनसंख्या थी। उसके बाद में 50 करोड़ होने में अर्थात डबल होने में उसको कितना समय लगा, 1500 सालों का समय लगा। 50 से 100 करोड़ होने में 154 साल का समय लगा है। 100 से 200 होने में 123 साल, 200 से 400 होने में 47 साल और 400 से 800 होने में मात्र 51 वर्ष लगे। समझ में आ रही है? अर्थात सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर है, इस टाइम पीरियड में। समझ आ रही है? तो प्रश्न आपके यहां से बनेंगे सीधे सीधे कि जनसंख्या को 200 से 400 करोड़ होने में कितना समय लगा है। तो 200 से 400 करोड़ होने में मात्र कितने साल लगे हैं, 47 साल। इसी प्रकार 400 से 800 करोड़ होने में 51 साल लगे हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से 1823 ईस्वी में जनसंख्या कितनी है, 1 अरब। 1930 में 2 अरब, 1960 में 3 अरब, 1975 में 4 अरब, 1987 में 5, 1999 में 6 और 2011 में 7 अरब और 2025 तक कितनी हो जाएगी, 8 अरब जनसंख्या। समझ में आ गई क्या? तो ये कुछ फैक्ट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इनसे प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो एक तो प्रवास वाला टॉपिक वो महत्वपूर्ण है, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या प्रवृत्तियां रही है, ये 2 महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के 2 महत्वपूर्ण काल है, एक कृषि क्रांति के विकास के साथ और दूसरा औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ में। दूसरी ये जो सारणियां हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ फैक्ट चीजें हैं जो अपन ये जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है तो इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे।